क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ था जिसकी वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने कम उम्र में ही सिंहासन संभाला, जिसने अनेक युद्ध जीते, जिसने प्रेम के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ली और जिसने अपने साहस से अपना नाम अमर कर दिया। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। साल 1166 ईस्वी। अजमेर के चौहान वंश में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। उसके पिता राजा सोमेश्वर और माता रानी कर्पूरी देवी थीं। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में विशेष रुचि थी। कहा जाता है कि वह इतनी कम उम्र में भी युद्ध की बारीकियों को समझने लगा था। लेकिन भाग्य ने उसकी परीक्षा बहुत जल्दी ले ली। जब वह केवल 11 वर्ष का था, उसके पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही उसे अजमेर का राजा बना दिया गया। उसकी माता और दरबार के अनुभवी मंत्रियों ने उसका साथ दिया, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी आखिरकार उसी के कंधों पर थी। समय के साथ पृथ्वीराज एक पराक्रमी योद्धा बन गया। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसने कई युद्ध जीते और अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। दिल्ली पर भी उसका अधिकार स्थापित हुआ और वह उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाने लगा। इसी दौरान कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने। वह उसे देखे बिना ही उसके प्रति आकर्षित हो गई। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता और बुद्धिमानी के बारे में सुन चुका था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक दुश्मनी थी। जयचंद खुद को सबसे शक्तिशाली राजा मानता था और पृथ्वीराज की बढ़ती लोकप्रियता उसे पसंद नहीं थी। कुछ समय बाद जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। भारत के अनेक राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, उसका अपमान करने के लिए स्वयंवर के द्वार पर उसकी एक मूर्ति रखवाई गई, मानो वह कोई द्वारपाल हो। स्वयंवर का दिन आया। विशाल सभा सजी। दूर दूर से आए राजा अपने अपने स्थान पर बैठे थे। संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर सभा में आई। सभी को उम्मीद थी कि वह किसी बड़े राजा को अपना पति चुनेगी। लेकिन संयोगिता सीधे द्वार की ओर बढ़ी और उसने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। सभा में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण पृथ्वीमेंट संस्त सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने संयोगिता को घोड़े पर बैठाया और तेजी से वहां से निकल गया। जयचंद क्रोध से भर उठा। उसने प्रण लिया कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। उधर पश्चिम की ओर से एक और बड़ा खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था। यह था मोहम्मद गोरी। वह बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। उसका उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था, बल्कि वह यहां अपना शासन स्थापित करना चाहता था। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीसिराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाओं का आमना सामना हुआ। दोनों ओर विशाल सेनाएं थीं। युद्ध अत्यंत भयंकर था। तलवारों की टक्कर से मैदान गूंज उठा। राजपूत सैनिकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। पृथ्वीराज स्वयं युद्ध भूमि में डटकर लड़ा। अंततः मोहम्मद गोरी की सेना पराजित हुई और गोरी घायल होकर मैदान छोड़कर भाग निकला। इस विजय से पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों ने पृथ्वीराज को भारत का महान रक्षक माना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहम्मद गोरी अपनी हार नहीं भूला। उसने दोबारा सेना तैयार की। इस बार उसने पहले से अधिक सैनिक जुटाए और नई रणनीति बनाई। दूसरी ओर भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी थी। जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी अभी भी बनी हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध पहले से भी अधिक भयंकर था। दिन भर दोनों सेनाएं लड़ती रहीं। राजपूत सैनिकों ने साहस का परिचय दिया, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ होती चली गईं। आखिरकार पृथ्वीराज की सेना पराजित हुई और उसे बंदी बना लिया गया।
इसके बाद की कहानी लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, वहां उसका अपमान किया गया, लेकिन उसका साहस नहीं टूटा। उसका मित्र और कवि चंदबरदाई भी उसके साथ था। एक दिन मोहम्मद गोरी ने दरबार में पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का मजाक उड़ाने के लिए उसे बुलाया। दरबार में अनेक लोग मौजूद थे। तभी चंदबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहा सुनाया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। कहा जाता है कि इस दोहे के माध्यम से चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी की स्थिति बता दी।